स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। वीडियो बनाने में थोड़ा देर ज़रूर हो गया, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। द्विघात समीकरण का यह आखिरी पार्ट है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। उन सब के इंतज़ार के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने इंतज़ार किया और दिल से सॉरी कि हम जल्दी से आपके पास नहीं आ सके। कुछ में उलझ गए, कोई काम रुक जाता है तो फिर रुका ही रह जाता है। आइए हम लोग अपने द्विघात समीकरण के आखिरी पार्ट में चलते हैं बेटा, जहां हम लोग इन सब सवालों को देखेंगे। इन सब सवालों को देखने से पहले थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, क्योंकि यह आखिरी पार्ट है, इसलिए पहले भी और लास्ट में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बार अपने द्विघात समीकरण को दोहरा लें। तो किसी भी द्विघात समीकरण के हल के लिए हमको एक डी की आवश्यकता होती है। इस डी को हम विवेचक कहते हैं या विभक्तकर कहते हैं। विवेचक या विभक्तकर कहते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के हल को जानने के लिए हमें डी की आवश्यकता होती है। यह डी क्या होता है? तो सर यदि आपका द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोई मान निकलता होगा। यह मान हमें बताता है कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण है यह कैसा होगा, यानी कि इसका हल कैसा होगा। जिस प्रकार आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमें यह बताने के लिए पर्याप्त होता है कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। उसी प्रकार यहाँ द्विघात समीकरण में d बताने के लिए पर्याप्त होता है कि हमारे द्विघात समीकरण का हल कैसा होगा। तो द्विघात समीकरण का हल कैसा होगा? तो यदि d बराबर 0 हो तो x का 2 मान निकलेगा और यह दोनों मान आपस में बराबर होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा होगा। ठीक है। यदि d 1 से बड़ा हो जाए या 0 से बड़ा, आप समझिए 0 से बड़ा हो जाए, यदि d का मान 0 से बड़ा 1 आए, 2 आए, 23 आए, 36 आए, बार बार बता रहे हैं, तो अल्फा अलग बीटा अलग, लेकिन दोनों आएगा जरूर, दोनों आएगा जरूर। हाँ, इसका मान नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान आएगा ऐसा जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप बचपन से देखते आए भी हैं। यदि d छोटा हो जाए 0 से तब सर, तब अल्फा और बीटा का मान नहीं आएगा, यानी हम यहीं देख लेंगे कि हमारे द्विघात समीकरण का हल नहीं हो सकता है। यानी इसको अगर हम आपके किताबी लैंग्वेज में बोलें तो बोल सकते हैं कि यदि d बराबर 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d बड़ा होगा 0 से तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d छोटा होगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो जब किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है तो वो खत्म हो गया। आइए इसी पर आधारित हम लोग अपना अगला प्रश्नावली 4 दशमलव जो भी है 2, 3 या 4 जो भी होगा, उसमें से हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रश्न को लेकर आना संभव नहीं था, इसलिए हम कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं ताकि वीडियो लंबा भी ना हो। लेकिन हाँ, इन सभी प्रश्नों को अगर आप हल करने यहाँ सीख जाते हैं तो यह बिल्कुल एक तरह से पिलर है। आप आगे और पीछे फिर इसके दोनों तरफ जाकर द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। आइए देखिए, बोलता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखिएगा बेटा फिर यहाँ दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, और हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं अंतर का वर्ग और वर्गों का अंतर में फर्क है। 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, सॉल्यूशन यानी कि हल, तो इसको दो तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम सेकेंड लाइन से चलें, और एक तरीका ये है कि हम शुरू से चल रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो मान लिया कि आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं
लिखना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को कि मान लिया कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, यहां पर मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब क्या, अब बोलता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है बेटा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। अंतर 180 है, माइनस 180 नहीं है, धनात्मक मान है, यानी कि हमने बड़े में छोटे को घटाया है। तो हमें यहाँ मानना चाहिए कि हमारा कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है। तो पुनः मानेंगे, यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, और ये भी हमने मान लिया सर कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। और क्यों माना हमने आपको बताया, चूंकि अंतर धनात्मक है तो बड़े में छोटे को घटाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से क्या बोलता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, अब इन दोनों में चूंकि आप मान चुके हैं तो छोटी संख्या आप समझ रहे हैं y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी और क्या प्रश्न में हमें बोला गया है, और बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या तो y है, y का वर्ग वह किसके बराबर है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या तो हमारे पास x है का 8 गुना, यानी 8x, y² बराबर 8x, बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब आप देखिए x² माइनस y² बराबर 180 है, और y² का मान कितना है, 8x है, तो आप y² के जगह पे 8x लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में y² का मान रखने पर, समीकरण 1 में यदि आप y² का मान रखिएगा तो x² माइनस 8x बराबर 180। कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। अब क्या है, अब तो सिंपल है सर, द्विघात समीकरण में हम इसको ले आए, ये हो गया सर x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो सर आप खुद देखिए, -8 को इस तरह से तोड़िए कि वह 180 में बदल जाए। तो सिंपल है सर, x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। 18 में 10 जाएगा -8, 18 गुना 10 180, तो x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 कॉमन इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, या तो x प्लस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर 18 या तो x बराबर -10। ठीक है, x का हमें दो मान मिला, एक मान मिला 18 और एक मान मिला -10। ठीक है, मिला -10, 18 भी और -10 भी। अब चूंकि हमारे पास बोला गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अगर आप माइनस भी लेकर चलिएगा तो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होगा। आइए अब इसमें से हमको क्या मानना चाहिए, हमें मानना क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 18 तब क्या होगा। सर आप ही बोले y² बराबर 8x है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y² बराबर 8 गुना 18 होगा ना। 8 8 8 8 64, 8 8 14, 44 से y बराबर √144।
इसलिए y बराबर 12 प्लस माइनस 12 क्यों लिखे सर? क्योंकि रूट से निकाले। तो अगर x का मान 18 रखेंगे तो y का मान +12 और -12 दोनों आ सकता है। और यदि हम x का मान -10 रखेंगे तब y² बराबर 8 गुना x है, यानी y² बराबर 8 गुना -10, y² बराबर y बराबर √अंडर -80, लेकिन यह स्थिति असंभव है। असंभव क्यों असंभव है सर? यही ना हुआ काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर नेगेटिव है, यानी कि यह काल्पनिक संख्या है। तो हमारे लिए यह मान तो नहीं वैल्यू रखेगा, इसको तो हम नहीं रखेंगे, ये हमारे लिए अच्छा वैल्यू नहीं है। हमारे लिए अच्छा वैल्यू क्या हुआ? 18। इसलिए पहली संख्या बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर 12। सर -12 क्यों नहीं लिखे? -12 क्यों नहीं लिखे? -12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। +-12 यहाँ हम लिख सकते हैं +-12। तो इस प्रकार हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हुआ कि जो आप सर बोले कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो हमने आपको दोनों संख्याएं दी। एक संख्या आपकी 18 है, दूसरी संख्या +-12 है। जो लड़के इस सवाल को कई बार बनाएंगे, उन्हें बनाते बनाते यह अभ्यास हो जाएगा कि -10 अमान्य है, तो वो यहीं रखकर बोल सकते हैं कि -10 चूंकि अमान्य है, इसलिए हम x बराबर 18 रख के y का मान निकाल दिए सर +-12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉज कीजिएगा, उतार लीजिएगा, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखिए इसको समझते हैं पहले। ये हमारे पास आयताकार एक खेत हो गया, इसका विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। देख के भी लगता होगा कि ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है। तो क्या बोलता है? उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। यदि यह छोटी भुजा x है तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक यानी x + 60 है। अगर यह 20 है तो यह 80 है, यह 30 है तो यह 90 है, यह 10 है तो यह 70 है। ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब बड़ी भुजा कितनी है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो आपके पास ये भुजा है, ये भुजा है, ये है, तीनों चीजें हैं। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजा ज्ञात हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बेटा आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये x + 30। आयत का हर एक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री। और यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जहां कर्ण x + 60 है, लंब x है, आधार x + 30 है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। आप यहां से इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या कमी हमसे होती है, कमी, या हम लोग बिना किसी कमी के आगे बढ़ते हुए इसे बना सकते हैं। तो इसका हल क्या होगा? सर क्या इसमें फोटो बनाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, बना दिए तो बहुत अच्छा। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मान सकते हैं। छोटी भुजा क्यों मानेंगे? इसलिए मानेंगे क्योंकि विकर्ण भी
और बड़ी भुजा भी, दोनों छोटी भुजा पर ही निर्भर करता है, इसलिए छोटी भुजा को हम x मान लिए। प्रश्न से आप ही बोले हैं सर, प्रश्न से विकर्ण बराबर हो जाएगा x + 60 और बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30, x + 30। चूंकि आयत में विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, या लंबाई बोलिए, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है हमारे पास, x + 60, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी x + 60 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है, बड़ी भुजा अगर x + 30 मान लीजिए, x + 30 का होल स्क्वायर, अब प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई तो छोटी भुजा है, x का स्क्वायर। क्या अब आप इसे हल नहीं कर सकते हैं? अगर आप इसे अब हल नहीं कर सकते हैं तो हमारे समझ से थोड़ा सा मेहनत और कीजिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। लेकिन जो हमारे कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं उनके लिए भी लीजिए, हम हल कर देते। ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यह भी a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a² + b² + 2ab बराबर, ये भी a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a² + b² + 2ab। आइए प्लस में x², कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और देखेंगे तो आप देख सकते हैं x² + 60 का होल स्क्वायर 3600 + 120x बराबर x² + 30 का होल स्क्वायर 900 + 60x + x²। तो आप चाहिए तो x² कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो 2x² में x² घटाइए, x² आएगा। इन सबको अगर उधर लेकर चले गए तो यहाँ 0 बचा, यहाँ बचा x² + 900 है ना, यहाँ ये 3600 गया तो -3600, यहाँ पर +60x था, ये गया +120x -120x, तो ये 0 बराबर x², 60x में 120x घटा -60x -2700 बराबर 0। अब 2700 का ऐसा कीजिए कि 60, या 60 को ऐसा तोड़िए कि वह 2700 पूरे। तो यहाँ सामने है कि सर आप 0 बराबर x² -90x + 30x -2700 फैक्टराइजेशन कर दिए, हम गुणनखंड कर दिए। तो 0 बराबर x × x - 90 + 30 × x - 90, तो 0 बराबर x - 90 × x + 30, तो x - 90 बराबर 0, या तो x + 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर 90 या तो x बराबर -30। लेकिन यह तो अमान्य होगा। क्यों अमान्य यहीं पर लिख दिए सर, वहाँ के जैसा कैलकुलेट क्यों नहीं किए? क्योंकि बेटा x मेरा किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह नेगेटिव आ रहा है इसलिए अमान्य है, ये पॉजिटिव है इसलिए हमारा ये मान्य हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं सर कि अतः खेद की छोटी भुजा जो हम x माने थे वह कितना आ गया 90, और चूंकि यहाँ मान मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर लिख सकते हैं। बड़ी भुजा, आपने सिर्फ भुजा बोला था सर, हमने भुजा निकाला x + 30 बराबर 90 + 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया। कभी भी किसी भी ऐसे सवाल में
x पर आकर नहीं रुकना है। x आपने किसे माना है वह बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप चाहिए तो इसको हम और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए इसका स्क्रीनशॉट लेने में और आप इसे आराम से देख सकते हैं। आगे आइए, देखिए, इसे समझिए। एक रेलगाड़ी, ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे समझना है, समझिए। ये हमारा एक स्थान और यह दूसरा स्थान, ये A है, यह B है। ठीक है बेटा। एक गाड़ी है जो सुबह 9 बजे खुली और यहाँ पहुँच गई 12 बजे। ठीक है। वही गाड़ी कल सुबह 9 बजे खुली और यहाँ पहुँची 11 बजे। कल भी वह बीच में कहीं नहीं रुकी थी, आज भी वह बीच में कहीं नहीं रुकी है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ कल हम 9 बजे बैठे तो 12 बजे पहुँचे, आज हम 9 बजे बैठे तो 11 बजे पहुँचे। तो 9 बजे बैठे और 11 बजे पहुँचे, इसका अर्थ यह हुआ कि इस गाड़ी ने आज अपनी चाल बढ़ा दी होगी। या कुछ लोग जो गलथेतरी करना चाहें बोल सकते हैं सर कल लोकल में चल रही है, आई एक्सप्रेस में चढ़ लिए। तो भी तो लोकल में भी चढ़े और एक्सप्रेस में भी चढ़े तो जरूर यह हुआ होगा कि एक्सप्रेस का स्पीड ज़्यादा होगा, तब तो आप जल्दी पहुँचे। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ही गाड़ी की। आप बताइए सर, यह समय जो चाल है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को करने में 1 घंटा कम समय लेती। 1 घंटा कम समय लेती। यहाँ पर दूरी 360 किलोमीटर। क्या आप पढ़कर आए हैं छठा क्लास में? आप कितना, अब देखना मुंह से नहीं निकलेगा गलतेतरी में नहीं मन नहीं पढ़ी के लो छी, एकदम बोलोगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। पढ़कर आए हैं। कहे कि अगर ये बोलेंगे नहीं पढ़ के आए हैं तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगा कि छठा सतमा में किए क्या। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कल जब वह 12 बजे ट्रेन पहुंच रही थी तब उसके लिए चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र था। आज जब वह 2 घंटे में पहुंचने लगी तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र नहीं रहा? हाँ सर, ये बात तो आप सही बोले। समय यहां इस जगह पर समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी किसी रेलगाड़ी के चाल से हम उस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में भाग दे दें तो हमें समय प्राप्त होता है। किसी रेलगाड़ी के चाल से, किसी रेलगाड़ी के चाल से हम उसी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में भाग दे दें तो हमें समय प्राप्त होता है। तो कल हमने भाग देकर देखा तो हमें समय मिला 3 घंटा। ये 3 घंटा जानने के लिए भी हमने यही सूत्र लगाया होगा। हमने यही सूत्र लगाया कि यह 3 घंटा में पहुंची। आज भी जब हम इसको देख रहे हैं तो यह 2 घंटा में पहुंच रही है, तो भी सूत्र तो दूरी बटे चाल ही रहा होगा। यानी कि इसे समझना चाहिए कि यदि किसी दूरी में हम किसी भी वाहन के चाल से भाग देते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि वह दूरी तय करने में उस वाहन को उस स्पीड से कितना समय लगा होगा। तो अगर रेलगाड़ी की चाल कल जो जा रही थी वह x के स्पीड से जा रही हो तो वह 360 किलोमीटर गई। x के स्पीड से वह जा रही हो तो वह 360 किलोमीटर गई। आज उसी रेलगाड़ी ने या तथाकथित आपके द्वारा कहे गए दूसरे रेलगाड़ी ने क्या किया, अपने स्पीड को बढ़ा लिया। कितना? आपका क्वेश्चन बोलता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लिया। अगर यह 60 के स्पीड से जा रही थी तो आज 65 के स्पीड से जाने लगी। तो भी 65 के स्पीड से भी जाने में इस भाई साहब को दूरी तो 360 किलोमीटर ही तय करना पड़ा। जब दूरी 360 किलोमीटर ही तय किए
तो यह चीज भी हमको समय बताता है, यह भिन्न भी हमें समय बताता है। और आप जैसे पढ़े लिखे होशियार लोग एकदम खूब अच्छे से जानते हैं कि यह समय ज़्यादा होगा और यह समय कम होगा। कल ज़्यादा समय लगा, आज कम समय लगेगा, तो ज़्यादा में कम को घटाते हैं, तब ये तो हमारे पास 1 घंटा कम समय लगेगा। क्या बोलते कि आज पर कल से, अगर हम यह बोल रहे हैं कि कल से आज 1 घंटा कम समय लगा, इसका मतलब है कि कल के समय में हम आज के समय को घटाए। कल 3 घंटा में पहुंचे थे, आज 2 घंटा में पहुंचे, 3 में 2 घटा दिए, 1 मिला। इसी प्रकार इस सवाल को बनाएंगे और आइए देखिए कैसे यह सवाल बनता है। आप इसमें इसीलिए क्लास 7 क्लास 8 पढ़ाने के समय हम बार बार अपने विद्यार्थी को बोलते हैं कि ठीक है आप अभी नहीं पढ़िए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप क्लास 10 में आइएगा तो इसके सारे हर एक सवाल में आपको क्लास 7 क्लास 8 की जरूरत महसूस होगी। आप यहां लिख सकते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दूरी बराबर 360 किलोमीटर है, इसलिए समय बराबर हो गया 360/x। समीकरण नंबर 1। पुनः चाल बढ़ने पर रेलगाड़ी की चाल आप ही बोले हैं सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो यानी कल तक x था तो आज चाल x + 5 हो गया, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए समय बराबर 360/x + 5। समीकरण नंबर 2। अब आप यहां लिख सकते हैं कि प्रश्न से आप ही बोले सर जो समय लगता था 360/x में, अगर आप चाल बढ़ा दिए 360/x + 5, अब जब समय लगने लगा तो इस दोनों का अंतर 1 है। कहाँ बोले थे सर? नहीं बोले 1 घंटा कम समय लेती है, तो कम का अंतर तो कम का मतलब तो अंतर ही हुआ। आइए इसको कर लेंगे x × x + 5 और यहाँ हो गया 360 × x + 5 माइनस 360 × x बराबर 1। तो ये हो गया 360x प्लस 5 सुनाई के 0, 6 पंचे 30, 3 5 तिया 15, 3 18 माइनस 360x बटे x² प्लस 5x बराबर 1। तो अब आप बताइए, ये यहाँ चला गया, ये दोनों कट गया, 1800 बराबर x² प्लस 5x। अब आप इसे लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। और अब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आपको यह मिल जाएगा कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब हमको नहीं लगता है कि गुणनखंड करना चाहिए, गुणनखंड करने के लिए अब आप खुद सक्षम हैं। आप गुणनखंड इसे करके नए गुणनखंड करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सर आप गुणनखंड नहीं कीजिए, वैसे गुणनखंड तो बहुत आसान है। आप चाहिए तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a भी कर सकते हैं, और चाहिए तो आप कुछ और भी गुणनखंड और द्विघाती सूत्र के अलावा तीसरा उपाय पूर्ण वर्ग विधि है, आप वो कर सकते हैं। जो आपको करने का है आप उसे करिए और इसे हल करके अपनी कॉपी में सजाइए अच्छे से, लाल पीला ब्लू हरा कलम करके। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मैसूर और बेंगलोर के बीच, वही सवाल है बेटा, मैसूर और बेंगलोर के बीच कल तक जगह
ए और बी थी, आज जगह मैसूर और बेंगलोर हो गई है। इस दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, अभी तुरंत हम बताए थे। कोई अगर गलथेत्री कया तो एक्सप्रेस गाड़ी आज थी, सवारी गाड़ी कल हो गई। 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। पिछला सवाल में हमारे पास दोनों रेलगाड़ी एक ही थी, आज हमारे पास दोनों अलग अलग रेलगाड़ी है। एक का स्पीड जितना है दूसरे का उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल फिर उसी तरह से निकलेगा। कैसे निकलेगा तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर मानना होगा सवारी गाड़ी की औसत चाल, और तो और आपको मानना होगा क्या, तो देखिए आप इसे, चूंकि यह हमारे लिए ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार हम लोग बना चुके हैं, तो सवाल को हटाइए, थोड़ा ऊपर कीजिए। माना कि सवारी गाड़ी कल यानी अभी तुरंत वाले हिसाब में एक ही रेलगाड़ी थी, इसलिए हमने उसे 2 बार माना। लेकिन आज हमारे पास 2 रेलगाड़ी है, दोनों का नाम अलग है, और सवारी रेलगाड़ी के चाल पर ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल डिपेंड करती है। यानी सवारी गाड़ी जितना होगा एक्सप्रेस गाड़ी उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल हमें मानना ज़्यादा जरूरी है। सवारी रेल की चाल या सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि यहाँ पर इसलिए लिखेंगे, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दूरी बराबर 132 किलोमीटर है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। चूंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज चलेगी तो ऑब्वियस है कि वह कम समय लेगी, तो सवारी रेलगाड़ी ज्यादा समय लेगी। कि ज्यादा समय में कम समय को घटाएंगे तब हमारे पास कुछ आएगा। तो प्रश्न से हम सीधा लिख सकते हैं, चूंकि हम 10वां क्लास में पढ़ते हैं दूरी बटे चाल को समय कहते हैं, तो 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1 घंटा कम समय लेती है। वही चीज आ गया ना। अब आप चाहिए तो फिर इसको इस तरह से x इंटू एक्स प्लस 11 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 x बराबर 1। 132 x प्लस 11 दूनी 22, 2 11 तिया 33, 2 35, हाथ में रहा 3, 11 11 11 3 14 माइनस 132 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ये दोनों कट गया, ये वहाँ जाकर गुना हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। और इसे भी आप आराम से हल कर सकते हैं, इसका गुणनखंड आप आराम से कर ही सकते हैं। हमारी उम्मीद से आप करने लगे भी होइएगा। कीजिए इसके गुणनखंड को और इसके आंसर को जानिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। क्या बोलता है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यानी हमारे पास एक ये वर्ग हो गया, एक यह वर्ग हो गया। इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ई वाला क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर से निकलेगा, ये वाला क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर से निकलेगा। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो परिमाप 4 गुना भुजा होती है वर्ग की।
यहाँ क्या 4 गुना भुजा नहीं होगी? बिल्कुल होगी 4 गुना भुजा। यहाँ भी 4 गुना भुजा, यहाँ भी 4 गुना भुजा। हो सकता है इसका भुजा 20 हो, इसका भुजा 10 हो, तो ये 80 होगी और यह 40 होगी, दोनों का अंतर 40 होगा। लेकिन क्या बोल रहा है? दोनों का अंतर 24 हो। तो हम तो नहीं जानते हैं कि भुजा क्या है, यानी कि हमको मानना होगा। तो कैसे मानेंगे? और फिर चूंकि अंतर की बात है तो हमें यह भी मानना होगा कि एक की भुजा बड़ी है, एक की भुजा छोटी है। तो आप यहां मान सकते हैं कि माना कि एक वर्ग की भुजा बराबर x, चूंकि मीटर में है तो मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न से बोला, यहां प्रश्न से लिखने से पहले एक चीज और मान लेते हैं, चूंकि अंतर की बात है, और मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। मान लिए। अब प्रश्न से क्या बोलता है? तो प्रश्न से बोलता है कि सर दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, समीकरण नंबर 1। यदि उनके परिमापों का अंतर, पुनः क्या बोलता है? परिमापों का अंतर, यानी 4x माइनस 4y बराबर 24। परिमाप इसकी भी 4 गुना भुजा, इसकी भी 4 गुना भुजा, दोनों का अंतर 24। कॉमन ले लीजिए तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 24। 4 एका 4, 4 छक 24। तो आपके पास क्या आया? x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर 6 प्लस वाई, समीकरण नंबर 2। अब इस x का मान अगर यहाँ रख दीजिएगा तो आप हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। और ऐसा वाला सवाल तो आज के दिन में पहला ही सवाल था, जहां कि हम आपको x बराबर 8y पढ़ाए थे, नहीं पढ़ा, सॉरी, वाई स्क्वायर बराबर 8x पढ़ाए थे। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इधर सबको जोड़ दीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 432 बराबर 0। और अब आप या तो यहाँ 2 कॉमन लेके आगे बढ़ सकते हैं या गुणनखंड कर सकते हैं। आपको जो पोसाय पड़े आप वह गुणनखंड कीजिए। हमारे हिसाब से यदि आप गुणनखंड करना चाहेंगे तो खूब आराम से गुणनखंड होगा और आपको गुणनखंड करना चाहिए। वीडियो का मकसद है आपको सिखाना, परोस कर देने का कोशिश तो हम करते हैं। अब यहाँ तक तो ला ही दिए बेटा, अब नहीं खा सकिए तो आपका अपना दुर्भाग्य। लेकिन हमारे उम्मीद से महादेव ने आपके पास कोई दुर्भाग्य नहीं लिखा है, आप आराम से इसका गुणनखंड करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु वाला हिसाब है। एक रहमान है, उसका 3 साल पहले कुछ आयु होगा और अब से 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हल क्या होगा? माना कि, पहले तो जानेंगे कि रहमान की आयु क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु
बराबर x। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? अगर आज मेरा उम्र 13 बरस है तो 3 साल पहले 10 वर्ष के होंगे हम। कैसे जाने? सर 13 में 3 घटा दिए तो 3 वर्ष पूर्व, यहां पर पूर्व छूट गया, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो गई? x माइनस 3। और 5 वर्ष बाद अगर हम जिंदा रह गए 5 वर्ष बाद तो रहमान की आयु कितना होगी? हमारी आयु हमसे 5 वर्ष अधिक होगी तो रहमान की आयु भी x प्लस 5 वर्ष होगी। तो अब बताइए क्या बोलता है? अब प्रश्न से बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो थी, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 थी, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x माइनस 3। 2 का उल्टा क्या? 1/2। 5 का उल्टा क्या? 1/5। 4/5 का उल्टा क्या? 5/4। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम तो 1/x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 का योग यानी जोड़ कितना है? 1/3 है। क्या अब भी आपसे नहीं बनेगा? अब तो आपको इसका सिर्फ और सिर्फ लघुत्तम लेना है और गुणनखंड की ओर आगे बढ़ जाना है। x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। तो कितना हो गया? 2x प्लस 2 बटे, यहाँ गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। ये 3 यहाँ आकर गुना हो गया 2x प्लस 2 से, और ये चला गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो 6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो अब आप इसे आराम से उधर ले जाइए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, और इसका तो कितना होगा जान ही सकते हैं, 7 3 21, 4 हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4। हमारी उम्मीद से अब आप इसका भी गुणनखंड कर सकते हैं। 4 को ऐसा 2 भाग में तोड़ो कि वह 21 में बदल जाए, तो 7 और 3, 7 और 3, कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। सर आप काहे नहीं कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, मेरा काम है आपको रास्ते तक चढ़ाना। आप रास्ते पर चढ़िए बेटा, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि पिछला 3-4 पार्ट में हम कई सारा गुणनखंड किए हैं, इसलिए हम आपको गुणनखंड के लिए अकेले छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बोलता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। क्लास टेस्ट हुआ जैसे आपका होता था मैथ और इंग्लिश। मैथ में कुछ नंबर आया, इंग्लिश में भी कुछ नंबर आया, दोनों को जोड़ तो सकते ही हैं। मैथ में मान लीजिए 4 नंबर आया, इंग्लिश में 26 नंबर आया, तो दोनों को जोड़ दिए 30 आया। तो मान लीजिए कि मैथ में x आया, अंग्रेजी में y आया। सर जानते हैं ऐसे नहीं सिखाइए, ठीक नहीं सिखाएंगे, हम भी समझते हैं ऐसे नहीं सिखाना चाहिए। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के साथ चलिए, ये x होगा और यह 30 माइनस x होगा। ये तो सिंपल सी बात है बेटा, हम और आप दोनों मिलके 150 किलो पुरते हैं। एक तराजू पे बैठे 150 किलो पुर गया, डिजिटल वाला रहता है। हम 100 किलो के, तो आप कितना? दिखने में भी 100 किलो का लगते हैं। हम 100 किलो के, तो आप कितना? मुझसे निकलेगा 50। काहे बोले 50? 60 काहे ने? ये सर अभी ना आप बोले कि हम दोनों खड़ा हुए तो 150 पूरा, तो 150 वहाँ टोटल है। आप बोल रहे हैं कि हम 100 हैं, तो उस 150 में 100 को घटा देंगे तो जो हमारे पास बचा वही ना हम हुए, तो हो गए हम 50 के। सर सिंपल यही बात है
कि मैथ और अंग्रेजी मिलाकर 30 अंक है, तो मैथ में यदि x है तो अंग्रेजी में 30 माइनस x होगा। मैथ में अगर 16, तो कैसे आप जानिएगा कि अंग्रेजी में 14 आएगा? कहा कि सर आप ही ने बोले दोनों मिलके 30, मैथ में 16 तो अंग्रेजी में 14 आएगा। 16 4 20 10 30, 14 अंक आएगा। ठीक है, तो मैथ में अगर x तो अंग्रेजी में 30 माइनस x। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, हे गणित तुम में कितना, जितना था आंसर उससे 2 अंक ज्यादा, ठीक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में तुमको कितना मिल रहा है सर? 30 माइनस x मिला था। अगर उसमें 3 कम मिलता, आरू कम कर दिए सर, तो कितना हो गया? 27 माइनस x। अगर ये दोनों अंक मिले होते तब इस दोनों को गुना करने पर कितना मिलता? गुणनफल 210 होता। इस दोनों को गुना करने पर 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा सर? सिंपल है, अभी आपको दिखाए। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रश्न से। आप ही नहीं बोले हैं सर दोनों को मिला के 30 आया है, तो गणित में अगर x तो अंग्रेजी में 30 माइनस x। प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या बोलता है? पुनः प्रश्न से बोलता है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता? 210। तो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210 हो जाता। तो आप खुद सोचिए, x गुना 27 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। तो अब आप इसे कर सकते हैं खूब आराम से। 27 में 2 गया 25x, एक्स स्क्वायर से चलिए माइनस एक्स स्क्वायर, 27x में 2x गया प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। अब यहाँ क्या आ गया? सब अगर कॉमन ले लीजिए माइनस, या पहले घटा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 0, 10 में 5 गया 5 और यहाँ बच गया 156 बराबर 0। अब अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, और फिर आप इसका गुणनखंड खूब आराम से कर सकते हैं। 156 पुराना है तो आप पुरा ही सकते हैं, बीच में माइनस 25x है। हमारे उम्मीद से आपके लिए यह गुणनखंड आसान होगा, आप इसके आगे इसको बढ़ा सकते हैं। आइए अपने आज के दिन के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतना घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। सवाल आपके पास है, आप वहाँ देखिए, हम आपके लिए नए बोर्ड पर थोड़ा सा समझा देते हैं। सवाल को हमारे पास रखने का उतना आवश्यकता नहीं है। 8वां क्लास 7वां क्लास बार बार बोलते, ये सब सवाल वहाँ पर भी था। ये पानी है, पानी से पहले यदि हम इसको खाली रखें
इस पानी के हौज को अगर आप खाली रख दीजिए और इसमें एक बड़ा नल लगाए हैं, एक छोटा नल लगाए हैं, दोनों से पानी गिर रहा है, दोनों से पानी गिर रहा होगा, तो क्या आप इस बात को समझते हैं? मान लीजिए बेटा ये लंबा पोर्शन है, थोड़ा सा लंबा लगेगा, अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो फिर फोन कीजिएगा, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि आप इसे पूरा समझिए। अगर इस दोनों को मिलकर यह दोनों मिलकर इस टंकी को 10 घंटे में भर देता, 10 घंटे में, सुबह आप रात में 12 बजे चलाए हैं और 10 घंटे में अगर यह भरता है तो सुबह 10 बजे तक यह भर जाएगा। मान लीजिए 4 बजे सुबह उठकर आप गए देखने के लिए टंकी में, तो टंकी में पानी नहीं होगा कि टंकी में पानी होगा? कुछ होगा, दोनों से पानी गिर रहा है तो टंकी में कुछ तो पानी होगा, 4 घंटे में इसने कुछ भरा होगा। या फिर यह टंकी और ये दोनों नल, तीनों लोग मिलकर घड़ी देख रहे होंगे कि 10 बजते बस हमें भरीज वो, ऐसा होगा क्या? यह तो हर सेकेंड, हर क्षण टंकी के हर एक हिस्से को भर रहा हो। चाहे आप अभी तुरंत टंकी को देखे और फिर कोई पीछे से आवाज दिया और फिर टंकी को देखे, तो क्या पानी का लेवल नहीं बढ़ा? मान लिया कि यह मिलीमीटर ही बढ़ा तो होगा अगर ये दोनों लगातार चल रहा है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यह ए और यह बी दोनों मिलकर अगर नल पूरा टंकी 10 घंटा में भर दे, अगर इस दोनों को मिलाकर हम 10 घंटे में इस टंकी को भर पाते हैं, तो 1 घंटे में भी दोनों ने कुछ हिस्सा मिलकर भरा होगा, कुछ हिस्सा मिलकर भरा होगा कि नहीं भरा होगा? दोनों ने मिलकर इस टंकी का कुछ हिस्सा जरूर भरा होगा। और यह हिस्सा कितना होगा? तो सर यही तो एक नियम आता है कि दोनों मिलकर, राम और श्याम दोनों मिलकर 25 दिन में एक काम को करते हैं, तो एक दिन में वह कितना काम करेंगे? तो 1/25 काम करेंगे। तो दोनों मिलकर यदि 10 घंटे में टंकी को भरते हैं तो 1 घंटा में 1/10 टंकी भराएगा। मान लीजिए ये 100 लीटर की टंकी हो, 100 लीटर भरने में यह 10 घंटा लेता है, तो 1 घंटा में 10 लीटर भरेगा दोनों मिलकर। कोई दिक्कत है? कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह 1 घंटा में 1/10 टंकी भरा। हमने इसे बंद कर दिया, टंकी खाली कर दी और अब बोला कि भाई साहब दोनों में झगड़ा था, बड़ा दिक्कत हो रहा है, तुम जरा भरो तो। कितना देर में भरोगे? तो ये तो सामान्य सी गणित है कि दोनों मिलकर जब 10 घंटा में भर रहा था, इस बेचारे अकेले को देंगे टंकी भरने के लिए तो यह 30 घंटा लगाएगा, 40 घंटा लगाएगा, 10 घंटा से ज्यादा लगाएगा। 10 घंटा से यह ज्यादा लगाया, मान लो यह 30 घंटा में भरा, मान लो यह 30 घंटा में इसको भर देता है, तो इसने भी तो 1 घंटा में कुछ भरा होगा। इसने 1 घंटा में कितना भरा? 1/30 भाग, 1/30 भाग भरा। तुम रे सर ये 30 घंटा में भरा था, हम तो ज्यादा पानी गिराते हैं, हमारा मुंह बड़ा है, तो हम तो इससे 10 घंटा कम लेंगे। तुम 30 घंटा में भरे हो, हम 20 घंटा में भरेंगे। ठीक है, भर लो। तो हम 1 घंटा में 1/20 भाग, यह 1/20 भाग, तो यह तब भी न भरेगा जब यह चल रहा है, और यह 1/30 भाग तब भी भरेगा जब यह चल रहा है। यानी दोनों 1 घंटा में यह अपना हिस्सा का पानी भरेगा, यह अपना हिस्सा का पानी भरेगा, लेकिन भराएगा कितना? अगर अकेला अकेला भरता तो टंकी का 20वां भाग भरता, ये अकेला भरता तो टंकी का 30वां भाग भरता, लेकिन अगर दोनों साथ में हैं तो यह 20वां भाग भर रहा है, यह 30वां भाग भर रहा है। भरा कितना रहा है? टंकी का 10वां भाग।
यह पानी गिराया, कितना पानी, टंकी के 30वें भाग के बराबर इसने 1 घंटा में पानी गिराया। यह टंकी के 20वें भाग के बराबर 1 घंटा में पानी गिराया। दोनों पानी मिलके जब हम नापे तो कितना मिला, टंकी का 10वां भाग। यही चीज यहां होगा कि माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय x माइनस 10 घंटा। 10 घंटा कम समय लेता है। अब क्या है, दोनों मिलकर एक साथ कितना देर में भरते हैं, 9.3/8 घंटा में। ये x घंटा में पूरा भरता है, x घंटा में पूरा भरता है, तो 1 घंटा में कुछ भरेगा, 1 घंटा में 1/x भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। x घंटा में 1 टंकी, तो 1 घंटा में 1/x टंकी, या x माइनस 10 घंटा में पूरा भरता है, तो 1 घंटा में x माइनस 10 टंकी भराएगा। और ये दोनों मिलकर भरते कितना है, 1/9.3/8, 8 नमा 72, 3 75/8। इसी को हम लोग 1/x जोड़ 1/x माइनस 10 बराबर 8/75 लिखते हैं। और इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। फिर वही भिन्न, वही हिसाब आप चाहिए तो इसे आगे करके देख सकते हैं कि 1/x यानी कि x इंटू x माइनस 10 बराबर x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75, 2x माइनस 10 बराबर x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। और अब आप इसे 75 गुना 2x माइनस 10 बराबर 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x करके आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक बार फिर द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ की a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और a, b और c को बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या। द्विघात समीकरण में d बराबर 0 होगा तो मूल यानी कि हल, मूल वास्तविक और समान होंगे। d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। और d अगर छोटा हो गया 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये बातें याद रखिएगा, ये बातें याद रखिएगा। और हम आपको खास कर बता चुके हैं पहले भी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए होता है। और कई बार परीक्षा में 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का भी मान पूछा गया है, ये भी बात हम आपको बता चुके हैं। अल्फा बीटा इंटू ऊपर में अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय ए बटे सी बाय ए यानी माइनस बी बाय ए गुना ए बाय सी, ए कट गया माइनस बी बाय सी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फिर से एक बार सॉरी कि हम लोग बहुत दिन बाद मिले। द्विघात समीकरण अब यहाँ पर खत्म होता है। इसके आगे का प्रश्नावली आपको खुद बनाना है, जिसमें इसी चीज का यूज करके पहले डी निकालने का बताकर डी के अनुसार हमको आगे बढ़ना है कि हमारा मूलों का अस्तित्व होगा नहीं होगा। वो आप अपने से घर में करें।
कोई दिक्कत हो तो कॉल करने के लिए आप फ्री हैं ही। मिलते हैं हम लोग जल्द ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।